कनेक्टेड डोमेन एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास दो डोमेन है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सिंपली कनेक्टेड डोमेन है और कौन हमारा मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है? ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा सोचो, अगर हम इस वाले डोमेन को श्रंक करें, श्रंक मतलब सिकुड़ना, अगर हम इसे सिकुड़ें, ठीक है, श्रंक करते हैं, श्रिंक करते हैं, तो क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसे फिक्स कर सकते हैं? मतलब जब हम सिकुड़ेंगे, मतलब जितना भी जैसे भी कर सकते हैं, बस आपको ये सोचना है कि जब सिकुड़ने के बाद क्या इस पर्टिकुलर इस डोमेन को एक पॉइंट पे हम फिक्स कर पाएंगे? हो जाएगा। तो ये जो डोमेन है, अगर ऐसी बात हो रही है तो उस केस में ये जो डोमेन होगा वो हमारा क्या होगा? सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगा, सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगा। अच्छा, और इसे अगर हम श्रंक करें तो अगर आप इसे श्रंक करोगे ना तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस यही आपको सोचना है कि अगर इस वाले डोमेन को जब आप श्रंक करोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फिक्स नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। तो दिस इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड दिस इज मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमको कई सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला थ्योरम होता है हमारा काशी थ्योरम। उसके पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें आप नोट कर लो, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं। देखो, सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, some elementary property of complex integral। ठीक है, सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है, इंटीग्रल c fz प्लस gz dz is equal to इंटीग्रल c fz dz प्लस इंटीग्रल c gz dz। ये c हमारा क्या है? दिस इज कंटूर, क्लोज्ड कर्व आपको दिया रहेगा। ठीक है, सेकेंड, इंटीग्रल c k fz dz is equal to k इंटीग्रल c fz dz, जहां पे ये k जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, where k is कांस्टेंट। तीसरी बात, इंटीग्रल c fz dz is equal to इंटीग्रल c is equal to c1 plus c2 fz dz, so this is equal to इंटीग्रल c1 fz dz प्लस इंटीग्रल c2 fz dz। ये जो क्लोज कर्व है वो दो क्लोज कर्व से मिलकर के बना हुआ है, c1 और c2। तो सबसे पहले इंटीग्रल आप c1 के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर c2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट,
प्रॉपर्टी है हमारा इंटीग्रल c f z dz इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस c f z dz, where minus sign denotes where minus sign denote ऐसे कर लो माइनस c denotes opposite to the curve C, opposite curve to the curve C। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटीग्रल C f z dz इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस C f z dz। ठीक है, मतलब ये C और सपोज करो कि ऐसा कुछ है, इसका ये है, ठीक, A B C D, ठीक है। अब आप ये बताओ क्या इन दोनों का जो साइन है, मतलब कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं? हमारा क्लोज्ड कर्व क्या बनेगा बताओ? क्लोज्ड कर्व क्या बनेगा? क्लोज्ड कर्व बनेगा ए से स्टार्ट करेंगे, वही तो क्लोज्ड कर्व होता है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए के बाद क्या आएगा बी सी डी और फिर ए, अब जाकर के ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसके इंटीग्रल की बात करते हैं इस क्लोज्ड का, सपोज ये ओवरऑल जो कर्व है वो हमारा, सपोज करो कि ये जो है वो है हमारा C1 और ये जो है वो है हमारा C2 और ओवरऑल जो कर्व है वो है हमारा C। ठीक, तो इस C के करेस्पॉन्डिंग जब करोगे तो इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल, मतलब ये क्या C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लिख सकते हैं? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा मॉड ऑफ इंटीग्रल C f z dz इज लेस देन और इक्वल टू mn, where mod of f z is less than or equal to m and L is the length of C and L is length of C। ये किसका डेफिनेशन है? बाउंडेड फंक्शन। कोई भी फंक्शन हमारा बाउंडेड कहलाएगा यदि एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल जाए जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू m हो जाए, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर बाउंडेड फंक्शन। साइन z बाउंडेड और नॉट बाउंडेड, कैसे? बताओ बताओ sin x is bounded if x is real because its range is bounded. Similarly sin z is bounded नहीं, रियल और कॉम्प्लेक्स में बहुत अंतर है। ठीक है, मैं ये आपको समझाता हूं, मिटा दें।
देखो चीजें पढ़ के खत्म करना अलग बात है। अब तक मैं आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन खत्म कर चुका होता और हम लोग पढ़ रहे होते, सिंगुलरिटी भी खत्म हो चुका होता और हम लोग क्या पढ़ रहे होते, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। और कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू भी 8 लेक्चर में या 6 लेक्चर में खत्म हो जाता। लेकिन हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि जल्दी जल्दी चीजों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि खत्म कर नहीं सकते, खत्म हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि कैसे ये बाउंडेड नहीं है। आगे आपको एक थ्योरम बताया जाएगा, बहुत ही अच्छा थ्योरम है, ल्यूलिस थ्योरम। ठीक है, आपको ये बात पता है ना कि अगर P इंप्लाई करता है Q को, तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ठीक है, ओके, बस ये बात ध्यान देना। और मैं एक थ्योरम लिख रहा हूं, ल्यूलिस थ्योरम। आगे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं बता दूंगा, देखता हूं होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, वैसे होना चाहिए। ल्यूलिस थ्योरम क्या कहता है? कहता ये है नॉन कांस्टेंट entire function implies unbounded। entire function क्या होता है? तुम बताओ, मालूम है? मैंने पढ़ाया था, हमें सब याद है मैंने कब क्या पढ़ाया था, बस डेट नहीं बता सकते। ये मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन एंटायर कहलाता है यदि वो फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन हमारा एंटायर होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन C है, तो अगर होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन अगर एनालिटिक हो जाए तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो हमारा एंटायर होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन pz एंटायर, e टू द पावर z एंटायर, और sin z एंटायर, cos z एंटायर, cos z प्लस sin z एंटायर, cos z माइनस sin z एंटायर, हो गया। मल्टीप्लिकेशन cos z sin z एंटायर, हो गया ना। tan z नहीं होगा, वो चीजें आगे मिलेंगी। तो एंटायर फंक्शन पता चला। नॉन कांस्टेंट का क्या मतलब है कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। नॉन कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी कि नॉन कांस्टेंट entire function is unbounded। ठीक है, तो अगर मैं fz की वैल्यू z लेता हूं, दिस इज नॉन कांस्टेंट, दिस इज नॉन कांस्टेंट। क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल अगर है तो क्या ये इंटायर है और नॉन कांस्टेंट भी है? तो नॉन कांस्टेंट प्लस इंटायर इंप्लाइज अनबाउंडेड, तो दिस इज अनबाउंडेड। fz इज इक्वल टू sin z, यही तो मैंने पूछा था। दिस इज नॉन कांस्टेंट, समझ में आ रही बात? दिस इज नॉन कांस्टेंट प्लस इंटायर इंप्लाइज अनबाउंडेड, तो sin z क्या होगा? अनबाउंडेड। ठीक है, cos z सर नॉन कांस्टेंट का मतलब बताइए। नॉन कांस्टेंट का मतलब नहीं जानती हो? अरे पता है बट ऐसे कांस्टेंट का मतलब जानती हो? हां, अगर कोई ऐसे कांस्टेंट, तो जो फंक्शन कांस्टेंट नहीं है वो फंक्शन नॉन कांस्टेंट है। अगर उसका कोई फंक्शन डिफाइन करे और वहां पे कोई कांस्टेंट ना है। हाँ,
तो यहाँ पे देखो ना ये सारे नॉन कांस्टेंट है, ठीक है। cos z this is entire plus non constant implies unbounded, तो these are unbounded। तो कोई अगर आपसे पूछे sin z bounded or not, तो आपका जवाब होना चाहिए unbounded। कैसे, तो आप ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका नेगेशन क्या बनेगा? अनबाउंडेड का नेगेशन क्या होगा? नॉट अनबाउंडेड। नॉट अनबाउंडेड का नेगेशन मतलब बाउंडेड, यही ना। मतलब इसका नेगेशन जो होगा वो होगा हमारा बाउंडेड, ठीक। तो ऐसे देखो, नॉट अनबाउंडेड इंप्लाइज नॉट नॉन कांस्टेंट, नॉट नॉन कांस्टेंट। मतलब हुआ क्या कि अब देखो उस वहां से एक थ्योरम बनाओ, नॉट अनबाउंडेड implies not non constant, यही तो होगा। इसका मतलब ये क्या है? this is bounded and this implies that constant। मतलब कि अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड है तो हर हाल में वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। बस कहानी खत्म, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है देखने का कि अब ये क्लियर हो गया, याद हो गया। दिस थ्योरम इज ल्यूलिस थ्योरम। ल्यूलिस थ्योरम वो आ गया हमारे मन में कि ये साइन z cos z बाउंडेड और ना, तो यहां से आप देख सकते हो। इसलिए सर इसके नीचे वाले एग्जांपल क्या होगा? बाउंडेड बाउंडेड फंक्शन, कोई भी बाउंडेड फंक्शन ले लो, जैसे कि मान लो कि कोई बाउंडेड फंक्शन sin z e टू दी पावर माइनस x e टू दी पावर माइनस z ले लेते हैं, देखते हैं। नॉट अनबाउंडेड, नॉट अनबाउंडेड, यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी भी होगी, वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, हमेशा ही बाउंडेड। जैसे मान लो अगर मैं एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस z लेता हूं, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर माइनस x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x इनटू e टू दी पावर माइनस आयोटा y। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ e टू दी पावर माइनस थीटा cos, ऐसे कर लो ना, e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा या e टू दी पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहां पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि e टू दी पावर माइनस x, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ y माइनस आयोटा sin y। दिस इज ओके। अच्छा, अब देखो ये cos y और sin y, अगर मैं यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी वैल्यू? नहीं पता? देखो कितना आसान है, हमने मॉड ही तो लगाया। ये a माइनस आयोटा भी नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 1, दिस इज 1। तो यहां बचा क्या? e टू दी पावर माइनस x। ये x जो है वो क्या है? रियल नंबर है। ये x क्या है? रियल नंबर है। अब देखो e टू दी पावर माइनस z ओवरऑल बाउंडेड नहीं है। अगर मैं होल कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करूंगा तो उस केस में ये हमारा बाउंडेड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, डोमेन को क्या करूं? रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मैं ये कह दूं
कि x जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। x जो है वो सिर्फ किधर जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब कि हमारे पास है क्या? r प्लस यूनियन 0। ठीक है, तो उस केस में e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगा ना। तो ये हमारी एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए अगर डोमेन आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो ये फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो बात है ना, यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको याद रखना चाहिए। और एक तरीका और भी है इसका बताने का, बाउंडेड अनबाउंडेड। वो क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो sin z this is equal to sin x plus iota y, this is equal to sin x cos hyperbolic y plus iota cos x sin hyperbolic y। ठीक है, अब देखो जरा, sin x is बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, sin x is बाउंडेड फंक्शन, cos x is बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, what about cos hyperbolic y and sin hyperbolic y? अगर ये अनबाउंडेड हो गया तो एक बाउंडेड और दूसरा अनबाउंडेड, प्रोडक्ट ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन इज आल्सो अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड यहां से बोल सकते हैं। यहां पे भी अगर ये अनबाउंडेड हो गया तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन इज अनबाउंडेड। सो ऑल ऑफ अनबाउंडेड। एक तरीका ये है। अब इस तरीके को देखने के लिए हम थोड़ा ले चलते हैं आपको ग्राफ की तरफ, जिससे आपको डर लगता है। cos hyperbolic y, cos y is 0, then cos 0 is 1। तो 0 पे ये 1 पे जाता है, this is 1। अब जो इसका ग्राफ बनेगा ना, एक्चुअली ये cos hyperbolic y और sin x होते ही हम रियल एनालिसिस में आ गए, रियल की बात करेंगे। उस केस में जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, यूं बनेगा, भाग रहा है इंफिनिटी पे, तो दिस इज अनबाउंडेड। साइन हाइपरबोलिक y की जब बात करेंगे तो उसका ग्राफ यूं बनता है। ठीक है, देखो ये भी भाग रहा है नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, तो दिस इज अनबाउंडेड। तो यहां से भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि किस तरीके से साइन जेड और cos जेड हम अनबाउंडेड बता सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ल्यूइस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, किसी कोई डाउट कहीं भी नहीं बेटा? ऐसा तो कोई नहीं है जिसको हमारी बात समझ नहीं आती। तुम लोग बोल देना, नहीं आती होगी तो फिर हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कोई है ऐसा? नहीं, मतलब बात समझ में आ जाती है। चलो मान लेते हैं आगे। हाँ, तो हम कहाँ थे? देखो कॉची थ्योरम,
function fz is analytic function of z, and if f dash z is continuous at each point, within and on a closed contour C, then integral C f z dz is equal to 0. ओके, ये हमारा एक कर्व है C, क्लोज्ड कंटूर C। ठीक है, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं पहले। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि fz जो है वो हमारा कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। पहली बात कि फंक्शन fz हमारा एनालिटिक है, उसके आगे कह रहा है एंड इफ f dash z is continuous at each point within and on a closed contour C। इसका मतलब ये है कि फंक्शन fz की जो डेरिवेटिव है फंक्शन fz का, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस क्लोज्ड कंटूर के हर एक पॉइंट पे विदिन एंड ऑन का मतलब ये है कि इसके अंदर हर एक पॉइंट पे और इसके बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट पे फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि फंक्शन fz जो एनालिटिक फंक्शन ऑफ z है वो फंक्शन fz इसके अंदर हर पॉइंट पे और इसके बाउंड्री के पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा है तो आप सिद्ध करो कि इंटीग्रल C f z dz इज इक्वल टू 0। जस्ट टेक वन एग्जांपल, प्रूफ करने से पहले मैं इसका एप्लीकेशन आपको बता दूं। जस्ट सपोज दैट mod z इज इक्वल टू 1 sin z इनटू cos z, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमारे पास fz क्या है, fz sin z इनटू cos z। ओके, अच्छा हमारे पास कंटूर क्या है, यही है mod z इज इक्वल टू 1, दिस इज सर्कल, सेंटर 1 सॉरी सेंटर 0 और रेडियस 1। ठीक है, अच्छा ये हमारा fz है। दिस फंक्शन इज एंटायर, sin z इज एंटायर, cos z इज एंटायर, प्रोडक्ट ऑफ टू एंटायर फंक्शन इज एंटायर। और एंटायर का मतलब क्या है, एंटायर का मतलब ये है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होना। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होने का मतलब ये है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करना, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना। ठीक है, अच्छा जब ये फंक्शन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक एवरीवेयर है, मतलब कि हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो क्या उसके सबसेट्स में होगा, हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन sin z into cos z है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे और इसके बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर ये हो गया देन बाय काशी थ्योरम इसकी वैल्यू क्या होगी? काशी थ्योरम यही तो कहता है। देखो काहे तुम लोग डर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है?
फिर से बोले, हाँ फिर से बोले। मैंने ये कहा पहले काशी थ्योरम पढ़ो। काशी थ्योरम ये कह रहा है कि फंक्शन जो है उसको भूल जाओ, एनालिटिक तो है ही। फंक्शन जो है, फंक्शन की डेरिवेटिव इज कंटीन्यूअस। इसका मतलब यही है कि फंक्शन जो है वो क्लोज्ड कंटूर के अंदर और उसके बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब इसी बात को यहां पे निकाल करो। मैं बड़ी चीजें बता करके छोटी चीजों पे आना चाहता हूं। मतलब दिस फंक्शन इज एंटायर, देखो बातों को कनेक्ट करोगे तभी समझ में आएगा। दिस इज एंटायर, दिस इज एंटायर, प्रोडक्ट ऑफ टू एंटायर फंक्शन इज आल्सो एंटायर। ठीक, तो दिस इज एंटायर, sin z into cos z इज एंटायर। एंटायर होता क्या है? ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होना। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होने का मतलब है हर जगह फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करना। अच्छा, तो अगर होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये बात ट्रू है तो इसके सबसेट्स में, मतलब कि ये पूरी जगह ये बात अगर ट्रू है तो उसके इतने पार्ट में तो होगा ही। मतलब अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर अंदर हर एक पॉइंट पे और इसके बाउंड्री के भी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, और अगर एग्जिस्ट करेगी देन बाय काशी थ्योरम इट्स वैल्यू इज 0। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ काशी थ्योरम। कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ और बताओ तुम लोग। प्रूफ तो हम कर ही देंगे, अब पहले एप्लीकेशन सीख लो। अब जैसे मान लो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन होता नहीं है, कहीं कहीं हो जाएगा बट होता नहीं है। जैसे मान लो मैं अगर पूछूं कि z अपॉन z माइनस 2 z माइनस 3 dz एंड दिस इज mod z इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटरमीडिएट। हाँ, देखो ध्यान से, हमारा एग्जैक्ट यही है। प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है? प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है? प्रॉब्लम मतलब इंफिनिटी होना। किस पॉइंट पे? z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3, इससे प्रॉब्लम है। अच्छा, इधर आओ। दिस इज क्लोज्ड कंटूर, सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 1, यही तो है। ये जो प्रॉब्लम जिस पॉइंट पे हो रहा है ये पॉइंट कहां जाएगा? z इज इक्वल टू 2 यहां जाएगा, z इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा, नहीं जाएगा बाहर। अच्छा, तो अब ये जो फंक्शन बचा, ये फंक्शन जो है क्या इसके बाउंड्री पे किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है? इसको क्या इसके अंदर किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है? क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर अंदर हर एक पॉइंट पे और इसके बाउंड्री के पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन एनालिटिक है? देन बाय काशी थ्योरम इट्स वैल्यू इज, देखो कितना आसान है, बस कनेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से मेन मकसद क्या है कि ये आपको विजुलाइज करना है कि वो पॉइंट्स अंदर है कि नहीं। अच्छा, जरा सोचो यहां पे अगर 1 होता तो फिर हम काशी थ्योरम यूज नहीं कर पाते, यही तो समझना है। अगर यहां पे 1 होता तो हम नहीं कह सकते कि इसके बाउंड्री पे एनालिटिक है, बाउंड्री पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही, नहीं कह सकते, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, काशी इंटीग्रल फार्मूला, और उस फार्मूले की हेल्प से हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको प्रूफ कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। लिखो 2 लाइन। समझ में आया नहीं आया? तुम लोग घर पे जाना, कहीं से भी गूगल से सर्च करो, चाहे जहां से, ऐसे एप्लीकेशन ऑफ काशी थ्योरम, ठीक है, या एमसीक्यू ऑफ काशी थ्योरम, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कहीं से भी आप यूट्यूब अगर देखते हो तो यूट्यूब पे भी सर्च करो, क्वेश्चन सामने आ जाएगा, फिर देखो लगा पाते हो नहीं। अगर 4-5 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, चलो हम कर सकते हैं। एमएससी का एंट्रेंस दोगे, 2-3 क्वेश्चन यहां से रहेगा
और विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। तो थ्योरम तो आपको एग्जाम में लिखना ही है, लेकिन ये चीजें भी समझना है। आप लिखिए। अब एक चीज और सुनो कि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहला ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम आप कहां पढ़े, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़े हो सेकेंड ईयर में? नहीं था न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं पढ़े हो तुम लोग? अच्छा हाँ, इस वेक्टर पढ़े हो? वेक्टर फर्स्ट ईयर में था ना? तो वेक्टर में ग्रीन गॉस डाइवर्जेंस रहा होगा, तो वहां पे जो ग्रीन थ्योरम था वही यहाँ पे यूज करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो होगा हमारा ग्रीन थ्योरम और दूसरा होगा कासी-रीमान इक्वेशन, जो आपको आता है। कासी-रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला आपको कभी नहीं बोलेगा। हमसे पूछो पोलर फॉर्म का, मैं खुद कहूंगा मुझे नहीं मालूम है, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। तो सिंपली आप कितना भी याद कर लो, ये भूल जाता है, 4-5 दिन याद रहेगा, लेकिन पोलर फॉर्म वाला तो भूल ही जाएगा, मुझसे तो भूल जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बस उसको थोड़ा सा याद किया हो, कैसे प्रूफ करना है तुरंत प्रूफ करो, 1 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी। कैसे प्रूफ करते थे? u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू f z इज इक्वल टू f r इनटू cos आयोटा थीटा, r और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते थे, फिर पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट एंड इट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया। वो ये नहीं भूलेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं भूलता, लेकिन वो तो भूल जाता है। तो दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, पहला ग्रीन थ्योरम और दूसरा कासी-रीमान इक्वेशन। तो आप नोट करिए जरा। To prove that Cauchy theorem या to prove that above result, to prove that above result, to prove that above result we shall use green theorem, we shall use the green theorem on a plane, on a plane, and Cauchy-Riemann equation also, and Cauchy-Riemann equation also। अरे ये गलत ना समझना, हो गया? नीचे लिख लो ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। इफ pxy qxy del q by del x del p by del y del q by del x are all continuous function, are all continuous function within a domain D, within a domain D, and C is any closed contour, and C is any closed contour in D, closed contour in D, in D, then Green theorem states that, then Green theorem states that integral C p dx plus q dy is equal to double integral on domain D del q by del x minus del p by del y
into dx into dy. This is equation number 1. This is green की ना. अब लिखो कासिरीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन. सीआर इक्वेशन में लिखिए if fz is equal to u plus iota v, if fz is equal to u plus iota v is an analytic function, then del u by del x is del b by del y, and del b by del x is minus del b by del x is del u upon del y. ठीक है बात? ओके. अब लिखो नीचे since fz is, since fz is ऐसे लिखना fz is equal to u plus iota v, since fz is equal to u plus iota v, u plus iota v is analytic and has a continuous derivative, is analytic and has a continuous derivative, therefore f dash z is क्या हो जाएगा, del u by del x plus iota del b by del x. और del u अपॉन del x की जगह पे अगर मैं del b अपॉन del y लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, माइनस आयोटा del b अपॉन del x. दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज 2, दिस इज 3. नीचे लिखो from above we find that, from above we find that u, v and the 4 partial derivative, u, v and 4 partial derivative are all continuous inside, are all continuous inside and on C, are all continuous inside and on C. Thus from Green theorem we have, from Green theorem we have, इधर ध्यान दो, यहाँ पे कहा गया कि P, Q और del P by del Y del Q by del X है क्या, कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे भी तो हम कहते हैं U और V है उसका 4 पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, तो हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल C fz dz. इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं क्या, नहीं, z is x plus iota y, so dz is dx plus iota dy. क्या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, रियल को एक साथ करो तो u dx माइनस
v dx प्लस u dy देख लेना जरा, ठीक है। यहां से रियल मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी को अलग किया गया है। तो इंटीग्रल c fz dz इज इक्वल टू यूजिंग ग्रीन थ्योरम p dx plus q dy। तो p dx plus q dy यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल d del q by del x। तो यहां पे क्या आएगा माइनस del v by del x, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस del u by del y into dx dy प्लस डबल इंटीग्रल d, ये क्या हो जाएगा del u by del x प्लस आयोटा del v by del y into dx into dy, ठीक है। यूजिंग काशी-रीमान इक्वेशन del u by del y is equal to माइनस ऑफ del v by del x, तो दिस इज पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 0, तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा del u by del x इज इक्वल टू आयोटा को यहां पे रखो, क्या आएगा del u by del x रखो यहां पे 0, तो दिस इज 0, सो दिस इज 0, बधाई। इंटीग्रल c fz dz is equal to 0, बस। नाउ थ्योरम इज कंप्लीट, दिस इज कॉसी थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बताओ, हिंदी में याद करो स्टेटमेंट